गुड आफ्टरनून। हम लोग जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है और इसकी क्या मान्यताएं हैं, इस पर हमने चर्चा किया। अब इस नियम को जो है हम सारणी के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इसको जो है सारणी के द्वारा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सारणी द्वारा स्पष्टीकरण, आइए देखते हैं किस तरह से जो हम सारणी द्वारा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि परिवर्तनशील अनुपातों की जो नियम है, इस नियम से जो है इस नियम की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इसकी 3 अवस्थाएं मिलती हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं अभी मैं सारणी द्वारा स्पष्ट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं इस नियम में, ठीक है। तो आइए सारणी पहले बना लेते हैं हम। सारणी के लिए आप देखिए यहाँ पर एक बना लीजिए परिवर्तनशील साधन के लिए। एक आपका जो है स्थिर साधन होगा, पहले आप स्थिर साधन के लिए बना लीजिए। स्थिर साधन, स्थिर साधन में जैसे आपका भूमि है, मान लीजिए हेक्टेयर में ले लीजिए। स्थिर साधन में हम क्या ले रहे हैं, भूमि को ले रहे हैं, और भूमि की जो मात्रा हम किस में मापेंगे, हेक्टेयर मापेंगे, ठीक है। फिर हम परिवर्तनशील साधन भी लेंगे, तो परिवर्तनशील साधन, इसमें हम श्रम ले लें, श्रम या श्रमिकों की संख्या, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लेंगे कुल उत्पादन, जिसको हम टोटल प्रोडक्शन या टीपी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम ले सकते हैं औसत उत्पादन, जिसको हम ले सकते हैं एपी, एवरेज प्रोडक्शन, और फिर हम ले सकते हैं सीमांत उत्पादन, जिसको हम एमपी ले सकते हैं। यहाँ पर एपी हो गया। यहाँ पर हम लेंगे अवस्थाएं। इस नियम की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इन अवस्थाओं को हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके कुल 6 कॉलम हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम आप बनाएंगे। परिवर्तनशील साधन में हमको क्या करना है, अब इसमें हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैं इसलिए जो है यहाँ पर बना दिया। पहले हमको ये लिखना चाहिए, लेकिन मैंने पहले क्या लिखा, परिवर्तनशील साधनों को, ताकि परिवर्तनशील साधन से ही हमको कितने हमको नंबर तक चलना है, कितनी इकाई का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम कुल 9 इकाई ले रहे हैं, ठीक है।
और स्थिर साधन में हम भूमि को लेंगे। मान लीजिए 1 इकाई है तो सब में क्या रहेगा, 1 इकाई ही रहेगा। ठीक है, सब में क्या रहेगा, 1 इकाई ही रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से, आप लाइन खींच देंगे तो समझने में सुविधा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 के बाद जो है 1 ही 1 सब में रहेगा। एक ही 1 सब में रहेगा आपका। इस तरीके से आप, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, है ना। यहाँ पर आप देखिए तो भूमि जो है स्थिर साधन है जिसमें हमने 1 इकाई ली है सब में। ठीक है, और परिवर्तनशील साधन में हमने क्या लिया है, 1, 2, 3 करके कुल 9 इकाइयों का हमने प्रयोग किया है। अब कुल उत्पादन में हम लिखेंगे ये कल्पित इकाई है, मतलब हमने कल्पना करके लिखा है। आप आंकड़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा है 10, 24, 45, 60, 70, इसके अलावा जो है और भी हम ले सकते हैं 78, 72, 63, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने कल्पित इकाई में हमने लिखा है। ठीक है, आप आंकड़ों को बदल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले से। अब देखिए जब टीपी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, टीपी हमने लिख दिया है, तो आप देखेंगे कि टीपी के बाद हम क्या करेंगे कि एपी निकाल लेंगे। एपी कैसे निकाला जाता है हमको पता है, आपको है ना। आप क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई लेबर, परिवर्तनशील साधन से भाग देते जाएंगे, निकलता जाएगा, है ना। तो आप भाग देते जाइए। यहाँ पे देखिए 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, तो यहाँ पे 10 रहेगा। यहाँ पर आप 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12। यहाँ से 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 3, 45, 15। यहाँ आप 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, 15। यहाँ पर आप 5 से भाग देंगे तो 14 पंचे 70, 14 आ जाएगा। यहाँ पर आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13 छंग 78। यहाँ भाग देंगे तब, अब यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव आएगा, तो आप भाग दे देंगे तो 7 1 का 7, 1 बचा, सॉरी 7 1 का 7 कुछ नहीं बचा, 8 आया। 8 में भाग देंगे तो 7 1 का 7, 1 शेष बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, तब पर भी 7 1 का 7 ही होगा। आगे हम छोड़ दे रहे हैं, 1 अंक ले रहे हैं, तो 11.1। यहाँ पर आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72। यहाँ भाग देंगे तो 63 9 7 63, 7 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है, मैंने पीछे क्लास में आपको बताया है। एपी को कैसे निकालेंगे, एपी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, टीपी अपान एन कहिए चाहे एल कहिए ना, नंबर ऑफ लेबर्स या केवल लेबर्स आप लिखिए, यानी जो परिवर्तनशील साधन है उसकी इकाई। तो इसकी इकाई से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 2 से आप भाग दीजिए 24 में, है ना, भाग देने तो आपको आता ही है, तो इतना आएगा। सब में आप भाग देते जाइए, ये संख्याएं आपको प्राप्त होंगी 10 12 15 15 14 13 11.1 9 और 7। ठीक है, अब एमपी निकालना है। एमपी कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था फार्मूला, याद करिए। एमपी निकालने के लिए एमपी बराबर क्या होगा, एमपी बराबर टीपी एन माइनस एमपी एन,
जिस भी इकाई का निकालना है, MP1 बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, हमको पहले इकाई का निकालना है, पहले इकाई निकालना है मतलब TP1 निकालना है, MP1 निकालना है। MP1 बराबर क्या हो जाएगा, MP1 बराबर TP1 माइनस TP1 माइनस 1, अर्थात MP1 क्या हो जाएगा, पहले इकाई का जो है सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, TP1 में से TP1 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, TP0, यानी 0 इकाई पर जो है कुल उत्पादन कितना है। तो ये पहले इकाई का कुल उत्पादन कितना है, देखिए 10, 0 इकाई मतलब इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो इसके पहले क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10, TP1 का मान 10 और TP0 का मान क्या हो जाएगा, TP0 का मान जो है आपका 0 हो जाएगा, 10 में 0 का 0, यानी MP1 का मान क्या आएगा, 10 ही आएगा। क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब देखिए पहले इकाई में ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 है ना। अब देखिए दूसरी इकाई पर, आप देखिए यहाँ पर ऐसे ही इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। MP2 बराबर क्या हो जाएगा, MP2 TP2 माइनस TP2 माइनस 1, यानी दूसरे इकाई का कुल उत्पादन में से 2 माइनस 1 मतलब पहले इकाई का कुल उत्पादन क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, 24 में से 10 घटाएं कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। इसमें से इसको घटाने पे ऐसे इस इकाई के निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। कितना आ जाएगा, देखिए 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 21, कितना आ गया, 21 आ गया। ऐसे अब आगे भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ऐसे यहाँ पे घटाएंगे, कितना आएगा, 60 में से 45 तो कितना आ जाएगा, 15, यहाँ पर 70 में से 10 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10, 78 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा भाई, कितना आएगा, 78 में से घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर आप 78 में से 78 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 72 में से 78 घटाना है, 72 में से 78 उल्टा हो गया, है ना। क्या हो गया, उल्टा, उल्टा मतलब ये यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 72 में से 78 मतलब घटाना मतलब 72 माइनस 78, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो 72 माइनस 78 हमको करना है, तो मतलब 72 में से 78 घटाना है, तो 72 में से 78 नहीं घट पाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घट पाता। तो बड़ी छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घट पाता, इसका मतलब आप क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 78, 78 में 72 कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है घटाने के बाद, चिन्ह माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस 6 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर सॉरी आंसर कह रहे हैं, यहाँ पर MP का मान कितना आएगा, -6 आएगा। ऐसे यहाँ पे 63 में से 72 घटाएंगे तो 63 में से 72 घटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, 72 में से 63 घटाएंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में आप घटाइए 72 में से, तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये हो गया -9। अब पूरी सारणी को आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक साधन को जो है स्थिर मान लिया है, जो कि भूमि है। 1 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग किया गया है हर स्टेज में, आप देख रहे हैं, हर स्थिति में। हाँ, जबकि हमने किया गया है एक साधन को परिवर्तनशील माना है, जो कि श्रम है। यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ दी हुई हैं, इसी में हम क्या कर रहे हैं, निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। पहली स्थिति में देखिए, पहले में 1:1 का रेशियो चल रहा है, दूसरे में हमने इसमें वृद्धि कर दिया तो रेशियो क्या हो गया, 1:2 का हो गया। तीसरे में हमने वृद्धि किया लेबर में तो 1:3 का रेशियो, यहाँ पर 1:4 का रेशियो, यहाँ पर 1:5 का रेशियो, यहाँ पर 1:6 का रेशियो, यहाँ पर 1:7 का रेशियो, यहाँ पर 1:8 का रेशियो, यहाँ पर 1:9 का रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, किस अनुपात में आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चीनी और चाय का रेशियो क्या है, कितना चम्मच चीनी डाल रहे हैं, कितना चम्मच चाय डाल रहे हैं, है ना। या फिर दूध और चीनी का रेशियो क्या है, या दूध और पानी का रेशियो क्या है, आप कितना जो है दूध डाल रहे हैं तो उसमें कितना पानी डाल रहे हैं, या कितना पानी डाल रहे हैं तो उसमें कितना दूध डाल रहे हैं।
उसकी मात्रा का अनुपात, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात, है ना। तो इसी तरीके से आप 1 इकाई लेबर का प्रयोग कर, 1 इकाई भूमि का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 इकाई लेबर का प्रयोग कर रहे हैं, अनुपात 1:1 हो गया। 1 इकाई आप भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, 2 इकाई लेबर का प्रयोग कर रहे हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, किसका अनुपात, भूमि और श्रम का, भूमि और श्रम का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। यहाँ पर भूमि श्रम का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको अनेक क्या दिखाई दे रहे हैं, अनुपात दिखाई दे रहे हैं, किसका, साधनों का। कौन से साधनों का, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनेक आपको जो है कई सारे विविध अनुपात आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसलिए इसको विविध अनुपातों का नियम आप कहते हैं, है ना। और चूंकि इसमें क्या हो रहा है, इस अनुपातों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1:1 का अनुपात है, यहाँ 1:2 का, यहाँ 1:3 का, यहाँ 1:4 का। क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कह रहे हैं, ठीक ना। और इन्हीं परिवर्तनों का ही इन तीनों पर यानी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन मतलब तीनों प्रकार का उत्पादन, टीपी, एपी, एमपी, इन तीनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन हम इस नियम के अंतर्गत करते हैं। क्लियर बात। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए इनको अच्छे से। यहाँ पर कुछ अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपसे कहा था 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं इस नियम में। तो ये 3 अवस्थाएं कहाँ से प्राप्त होंगी, आप देखिए यहाँ पे शुरू में। आप देखिए पहली इकाई, पहले की इकाई 1:1 के रेशियो में आप देख रहे हैं तीनों बराबर हैं, 10 इकाई प्राप्त हो रहा है। दूसरी इकाई में आप देखिए, दूसरी इकाई मतलब 1:2 का रेशियो, यानी आपने क्या किया, श्रम की मात्रा में वृद्धि कर दिया। पहले 1 लेबर काम करता था 1 एकड़ ज़मीन पे, 1 हेक्टेयर ज़मीन पे, अब 2 लेबर काम कर रहा है 1 हेक्टेयर ज़मीन पे। जब लेबर बढ़ गया तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि 1:2 करने पर क्या हुआ कि टीपी जो है 10 से 24, ये अब 10 से 12 हो गया, ये 10 से 14 हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि, इसमें भी वृद्धि, इसमें भी वृद्धि, तीनों में वृद्धि हो रही है ना। तीसरी इकाई पे आप देखिए 1:3 का रेशियो, श्रमिकों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया, 1:3 का रेशियो बन गया। जब 1:3 का रेशियो बन गया तब यहाँ पर आप देखिए कि कुल उत्पादन बढ़ रहा है, 24 से बढ़कर कितना हो गया, 45। यहाँ पर आप देखिए ये 12 से बढ़कर कितना हो गया, 15। ये देखिए एमपी 14 से बढ़कर कितना हो गया, 21। मतलब अभी तीनों बढ़ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं तीसरी इकाई तक तीनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। श्रम की इकाई, चौथी इकाई जो है जब हम प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात श्रमिकों की संख्या को हम 4 कर दे रहे हैं, है ना। हम क्या कर दे रहे हैं, 4 कर दे रहे हैं, 4 गुना वृद्धि कर रहे हैं श्रमिकों की इकाई में। तो ऐसी स्थिति में देखिए 1:4 का रेशियो बनेगा, पूंजी श्रम का अनुपात भूमि और श्रम का अनुपात क्या हो रहा है, 1:4 का बन रहा है। और इस अनुपात पर जो है आप देखेंगे कुल उत्पादन जो है बढ़कर कितना हो गया, 60। जबकि ये देखिए आप 15 से 15 पे ही रह गया, यानी जितना था उतने पे ही रह गया, यानी वृद्धि इसकी रुक गई, बढ़ने की प्रक्रिया रुक गई। अब 15 का 15 ही रह गया, है ना, यानी अधिकतम पे पहुंच गया। ये 15 से 15 हो गया, मतलब अधिकतम स्थिति में पहुंच गया है ना। अब इससे अधिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 15 तीसरी इकाई पे था, अब फिर ये 15 ही हो गया, मतलब ये मैक्सिमम अपनी ऊंचाई पे पहुंच चुका है। यहाँ पे देखिए इस चौथी इकाई पे देखिए ये एमपी क्या हो गया, ये तो कम हो गया। यहाँ देखिए यहाँ तक बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए ये घटने लगा, अर्थात यहाँ पे ये अधिकतम हो गया था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये घटना शुरू कर दिया, ये 15 हो गया, कम हो गया, हुआ ना चौथी इकाई पे। तो इस प्रकार से आप देखिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे चौथी इकाई तक जो स्थिति होती है इसको हम पहली अवस्था कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पहली अवस्था बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। अभी हम आपको और क्लियर कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। आगे चलिए, यहाँ पर आप देखिए चौथी इकाई से जैसे हम आगे चलते हैं, चौथी इकाई जैसे आगे चलते हैं पांचवी इकाई पर आते हैं। पांचवी इकाई पे क्या होता है, पांचवी इकाई यानी 1:5 के रेशियो पर दोनों के, ये बढ़कर 60 से 70 हो गया, यानी अभी आपका टीपी बढ़ रहा है, ये आपका जो है 15 से 14 हो गया, अर्थात अभी ये अधिकतम था, अब इसकी भी प्रवृत्ति क्या हो गई, घटने लगी, ये घटने लगी, 15 से 14 हो गया, घटने लगी।
है ना। और ये देखिए ये 15 से 10 हो गया, घट, ये तो पहले से ही घट रही थी, अब भी क्या हो रही है, घट ही रही है। इसमें घटने की प्रवृत्ति शुरू हो गई और एपी में भी घटने की प्रवृत्ति शुरू हो गई, है ना। छठवीं इकाई पे देखिए, यानी 1:6 के अनुपात पर ये बढ़कर 78 हो गया, अभी टीपी बढ़ रहा है लेकिन ये घटकर जो है 13 हो गया, मतलब ये घटना शुरू कर दिया, और ये घटकर कितना हो गया, 8 हो गया, यानी ये भी घट रहा है। ये दोनों लगातार घट रहे हैं, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसके बढ़ने में भी हम आपको अंतर दिखाएंगे किस तरह का बढ़ रहा है ना। अब यहाँ देखिए 1:7 का रेशियो आप देखिए, 7वीं इकाई पर 1:7 का जब रेशियो होता है, दोनों का अनुपात होता है, तो ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन देखिए कितना हो रहा है, 1:7 में देखिए आप 78 हो जा रहा है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, 6 तक बताया था। 1:7 में उत्पादन कितना हो रहा है, कुल उत्पादन 78, मतलब छठवें पर भी 78 था, यहाँ पर भी कुल उत्पादन कितना है, 78 ही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी अधिकतम स्थिति में पहुँच चुका है, अब इससे ऊपर बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि बढ़ना होता तो यहीं बढ़ जाता, लेकिन यहीं पर स्थिर हो गया। इसका मतलब है कि ये अधिकतम स्थिति में पहुँच चुका है ना। इसका मतलब जब कोई अधिकतम पे पहुँचता है तो क्या होता है, तब उसमें धीरे धीरे ह्रास होना शुरू होता है ना। जब अधिकतम ऊंचाई पर आप पहुँचेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ह्रास होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप देखिए, जबकि यहाँ पर देखिए एपी क्या हो रहा है, अभी घट ही रहा है। एमपी को देखिए आप घटते घटते ये 0 हो जा रहा है, एमपी यहाँ पे देखिए घटते घटते क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए 1:8 के अनुपात पर श्रमिकों की संख्या 8 कर दी गई, तो 1:8 के अनुपात पर आप देखिए ये अब घटना शुरू कर दिया, टीपी भी घटना शुरू कर दिया, देखिए घटने का क्रम, ये भी घटना शुरू कर दिया, 78 से कितना हो गया, 72 हो गया। ये देखिए अभी घट ही रहा है, ये देखिए ये 0 से घटते हुए अब माइनस में पहुंच गया, घटते घटते 0 हो गया, और 0 के बाद अभी कहाँ पहुंच गया, ऋणात्मक में पहुंच गया, यानी एमपी ऋणात्मक हो गई। यहाँ पे देखिए एमपी कितनी हो गई, ऋणात्मक हो गई, माइनस में पहुंच गई। और अंतिम इकाई में आप देखिए, यहाँ पर देखिए 1:9 का अनुपात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप घट ही रहा है, ये घट ही रहा है, और ये ऋणात्मक में ही आपको दिख रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ से जहाँ पर ये 0 हो जा रहा है, यहाँ पर आपका ये एक स्थिति बनती है, चौथी इकाई से जो है आप देखेंगे यहाँ तक 0 वाली स्थिति तक, तो ये आपका स्टेज बनेगा, जिसको हम सेकंड स्टेज बोलेंगे, द्वितीय अवस्था या दूसरी अवस्था। और यहाँ आपका जो है 7वीं से लेकर 9वीं तक, यहाँ से 7वीं के बाद से लेकर 9वीं तक जो है एक स्टेज बनता है, जिसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं, STAGE, तृतीय अवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन अवस्थाओं की व्याख्या देखिए। प्रथम अवस्था 3 अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। इस सारणी को देखने से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, उत्पादन की 3 अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, है ना। तो इसमें जो पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज को ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर चौथी इकाई तक है, 1 से लेकर चौथी इकाई तक, 4वीं या चौथी कर लीजिए, 4th, 1 से लेकर चौथी इकाई तक जो है ये पहला स्टेज है। और इस स्टेज में आप तीनों की स्थितियां देखिए। टीपी की स्थिति देखिए, टीपी में क्या हो रहा है, टीपी आप देखिए 1 से लेकर 4 तक लगातार बढ़ रहा है, 10 से 24, 24 से 45, 45 से 60, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कंटिन्यूअस इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एपी को देखिए आप, एपी यहां पर देखिए, एपी 1 से लेकर 4 तक देखिए, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 15, यानी ये भी बढ़ रहा है और बढ़कर अधिकतम हो जा रहा है। ये बढ़ रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होते होते ये कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बिंदु पे पहुंच गया, यानी चौथी इकाई पर ये अपने अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गया, अधिकतम वृद्धि पे पहुंच गया। तीसरा देखिए आप,
सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन में क्या होता है? सीमांत उत्पादन जो है यहाँ पर आप देखिए 10, 14, 21, 15, मतलब पहली अवस्था में ही सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, बढ़कर क्या होता है? अधिकतम हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? ये घटना शुरू कर देता है। पहली अवस्था में ही सीमांत उत्पादन घटना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एमपी क्या होता है? शुरू में बढ़ता है और बाद में क्या होता है? ये घटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पहली अवस्था में चूंकि क्या है? औसत उत्पादन जो है इसमें क्या हो रहा है? एवरेज देखा जाए, एवरेज उत्पादन जो है आपका, इसमें क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, या इसी को बढ़ते प्रतिफल के नियम भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बढ़ते प्रतिफल के नियम भी बोल सकते हैं। ये पहली अवस्था का नाम क्या पड़ गया? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। यानी इसमें जो प्रतिफल है, जो रिटर्न है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। शुरू में आप परिवर्तनशील अनुपातों में वृद्धि करने से उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसीलिए जो है हम क्या कहते हैं इसको? चूंकि औसत उत्पादन वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, या इसी को हम बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए छोटे क्वेश्चन में कि बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या है, तो आपको यही बात लिखनी है कि बढ़ते प्रतिफल नियम में क्या होता है, ठीक है। किस तरह से जो है किसमें वृद्धि होती है, कब वृद्धि होती है, कब घटने लगता है ना। यही सारी बात आपको लिखनी होती है, क्योंकि प्रथम अवस्था जो होता है इस नियम की, ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं दूसरी अवस्था की तरफ। दूसरी अवस्था क्या करता है? आप इसमें जो है आराम से देखिए अच्छे से क्या कह रहा है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कह रहा है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आप देखिए दूसरी अवस्था शुरू होती है चौथी इकाई से ही शुरू हो जाती है। चौथी से ही शुरू होती है, कहाँ तक चलती है? ये 7वीं इकाई तक चलती है। चौथी शुरू होती है 7वीं इकाई तक। देखिए चौथी इकाई शुरू हो जाती है ये, यानी यहीं से आप देखिए, यहीं से मतलब अब इसके आगे हम शुरू करेंगे 5वीं इकाई। यानी प्रक्रिया तो कंटिन्यूअस जो है बनी रहे, इसलिए हम चौथी की बात ही कर रहे हैं। अब इसी के बाद से हम देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि चौथी इकाई में आप ये देख रहे हैं बढ़ रहा है, यहाँ तक देखिए 7वीं इकाई तक टीपी बढ़ रहा है और अधिकतम हो जा रहा है। टीपी बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए एपी आप देखिए अभी अधिकतम हो गया था, अब यहाँ पे क्या हो गया? घटना शुरू कर दिया, है ना। दूसरी अवस्था में एपी क्या हो गया? एपी घटना शुरू कर दिया, एपी में कमी होने लगी, है ना। जबकि एमपी तो पहले से ही घट रहा था, अब एमपी जो है लगातार घटते हुए जो है एमपी शून्य हो जाता है। आप देखिए घटते घटते ये 7वीं इकाई पे जाके क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है, ठीक ना। ये तीसरी अवस्था होती है। चूँकि इसमें जो है औसत उत्पादन जो है क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन, ये घट रहा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? घटते प्रतिफल का नियम बोलते हैं, या घटते प्रतिफल की अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? घटते प्रतिफल की अवस्था या नियम, ठीक। क्लियर? अभी हम आपको और क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में आप देखिए ये शुरुआत कहाँ से होती है तीसरी अवस्था की? तीसरी या तृतीय? तीसरी कहिए या तृतीय कहिए, ठीक है। तीसरी अवस्था ये शुरुआत होती है 7वीं इकाई से ही, ये शुरू हो जाती है कहाँ तक? 9वीं तक, है ना। रेखा चित्र को देख के हम बोल रहे हैं
7वीं इकाई के आगे से ये शुरुआत इसकी हो जाती है। अर्थात इसमें आप देखिए कि यहाँ से आप देखना शुरू करिए तो ये क्या हो रहा है, 78 से 72 हो गया, घट रहा है, 72 से 63 घट रहा है। अर्थात टीपी क्या होता है, घटने लगता है, टीपी घटने लगता है, ठीक। और एमपी क्या होता है, एमपी आप देखिए एमपी घट ही रहा है, सॉरी एपी आपका घट ही रहा है। दूसरी अवस्था से घटना शुरू किया, तीसरी अवस्था में भी एपी क्या हो रहा है, घट ही रहा है, एपी घट रहा है। और एमपी देखिए ये 0 के बाद ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। एमपी क्या हो गया, एमपी आपका घट रहा है, लेकिन एक ऐसा घट रहा है ये ऋणात्मक हो रहा है, ये निगेटिव हो गया। चूंकि यहाँ पर जो है आप देखिए कि यहाँ पर सीमांत उत्पादन जो है ऋणात्मक हो जाता है। क्यों ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुल उत्पादन घटने लगता है। कुल उत्पादन के घटने के कारण सीमांत उत्पादन क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है। इसीलिए जो है इसको जो है हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रतिफल का नियम या अवस्था की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था या नियम। तो 3 अवस्थाएं प्राप्त हुई, बढ़ती हुई प्रतिफल, घटती हुई प्रतिफल और ऋणात्मक, बढ़ना, घटना और ऋणात्मक हो जाना। ये 3 तरह का जो है 3 तरह की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों में आपको केवल यही समझना है कि पहली अवस्था में कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, दूसरे में कौन बढ़ रहा है, घट रहा है, तीसरे में कौन बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आप देखिए पहली अवस्था में ही, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर एमपी पहली अवस्था में ही आपका एमपी घटने लगता है, 21 से 15 हो जाता है, फिर ये घटने ही लगता है ना। लेकिन आप टीपी देखिए बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन ये जो है जहाँ से ये घटना शुरू कर देता है, यानी चौथी इकाई से, यहाँ से जो है आप देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ तीसरी से चौथी में आप देखेंगे तो यहाँ से इसमें वृद्धि तो हो रही है। यहाँ पर जो है दूसरी अवस्था में हम बात करें, वृद्धि तो हो रही है, यहीं लास्ट से ही हम बात कर लें, यहीं पर ही पहली अवस्था के ही, है ना। यहाँ से ही वृद्धि तो हो रही है, लेकिन घटते हुए दर से हो रही है। यहाँ पे बढ़ते हुए दर से हो रही है वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, यहाँ पर सीमांत उत्पादन घटने लगा, इसलिए यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो घटते हुए दर से होगी। और यहाँ पर जो है ऋणात्मक होने से कारण क्या हुआ, ये आपका कुल उत्पादन भी घटने लगा, या फिर कह लीजिए कुल उत्पादन घटने लगा, इसलिए आपका सीमांत उत्पादन क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर आप देखिए कि जो सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जबकि आपका एपी ये शून्य नहीं हो सकता, एपी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, टीपी भी कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, आपका ये एमपी जो है तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं जो कि आपको दिख रही हैं। तो इस तरीके से जो है इस नियम में ये 3 अवस्थाएं आपको प्राप्त होती हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चलिए कुछ बातें अगले क्लास में हम बताएंगे आपको। यहाँ पर मैं बताने वाला था आपको कि जहाँ पर जो है ये घटते हुए दर से बढ़ने लगती है, वहाँ पे प्रथम मोड़ का बिंदु उसको बोलते हैं, मोड़ का या झुकाव का बिंदु बोलते हैं। चलिए हम आपको आगे रेखा चित्र के द्वारा जब समझाएंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि मोड़ का बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो बस इस प्रकार से जो है आज के क्लास में हमने रेखा चित्र के द्वारा सारणी के द्वारा जो है हमने इसको, इस नियम की व्याख्या की और हमने देखा कि इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब हम इस नियम को रेखा चित्र के द्वारा भी इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन इसको जो है हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अर्थात हमारा जो ये लेक्चर है ये पिछले क्लास, इस क्लास और आगे वाला क्लास, अर्थात 3 क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस क्लास में भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।